तो आप चाहती हैं कि मैं आपसे बदला लूँ? कामयार ने ब्रश को ड्रेसिंग पर बैठा और इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो इसके रूबरू खड़ा, सीने पे बाजू बांधे सवालिया निगाहों से इसे देख रहा था। नूर ने आंखों में खौफ लिए इसे देखा, मगर अगले ही पल हकारत से रूह मोड़ गई। मैं ऐसा नहीं चाहती, बल्कि आपने मुझे इस मकसद के लिए ही अपनाया था। वो तनफर अमेज़ लहजे में बोली, मोहतरमा नूर साहिबा। कामयार ने आंखों को मूंदे एक गहरी सांस ली और बहुत मोहब्बत से इसे मुखातब किया था, ताकि इसे समझ सके कि जैसे वो सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके यूं मुखातब करने पर नूर फ़ौरन पलटी, क्योंकि ऐसे तो इसे एक ही शख्स प्यार से बुलाता था और वो था अरगमान खानज़ादा। आप मुझे ऐसे नहीं मुखातब कर सकते। नूर बेसाता ही बोल पड़ी। इसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। क्यों? कामयार ने बन में सुकड़े इसे देखा। अब इसे क्या एतराज़ हो सकता था? जब भी सवाल कर गया, क्योंकि अर्गमान मुझे ऐसे ही मुखातब किया करते थे और ये हक़ मैं किसी और को नहीं दे सकती। नूर की आंखों में नमी उतर आई। वो शादी के पहले ही रोज़ अपने शौहर के सामने मरहूम शौहर का जिक्र छेड़ गई। अगर मैं कर लूँ तो क्या कबाहत है? शौहर हूँ आपका, वैसे भी ये हक़ आप तो मुझे दे चुकी हैं मुझसे निकाह करके। कामयार ने सादा से अंदाज में कहते आबरूएं चुकाई, मगर नूर को लगा वो इस पर अपने रिश्ते की धौंस जमा रहा है। नहीं है आप मेरे शौहर, आपने सिर्फ मुझसे बदला लेने की आग में शादी की है। जाने क्यों इसकी सुई अभी वहीं अटकी हुई थी। जब भी वो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहती, इसे गुस्सा दिलाने लगी। कामयार ने सख्ती से जबड़ा खींचा, इसकी जानब देखा, मगर इसका दावत देता हुस्न देखकर फिर से निगाहों का जाविया बदल गया। देखिए नूर, मेरी कोई मंगेतर ही नहीं थी, तो बदला किस बात का? इसने अब की बार भी जज्बात पे काबू पाते तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया था। वो लड़की कौन थी जिसे लेने आप लाल हवेलियाँ पहुँच गए थे? नूर ने बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला इसे देखा कि वो बोल क्या रहा है। इसे अरमान की बात से अच्छा खासा शॉक लगा था, बस इतना जान के वो एक ज़रूरतमंद लड़की थी। बस इसे वो ड्रामा रचाने की कीमत मिली थी जो इसने वहाँ रचाया। इसके बाद इसका काम ख़त्म, फिर इसे वहाँ से निकाल कर मैंने आज़ाद कर दिया था। कामयार ने बहुत सहूलियत से सच्चाई बयान की, जो नूर के लिए हज़म करना इंतहाई मुश्किल था। तो मतलब आपने दोस्त की बेवा को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप झूठा ड्रामा रचाया? किस कदर घटिया सोच है आपकी, और आप खुद को अरमान का दोस्त कहते हैं। कोई इतना कैसे गिर सकता है? नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे अभी और इस वक्त लाल हवेली वापस जाना है। मैं बड़े बाबा को सब सच सच बताऊंगी। आप जैसे इंसान की हकीकत भी और आपके एक फरेबी शख्स हैं। आपने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला है हमसे। नूर गुस्से में चीखते हुए दरवाजे की सीमत बढ़ने लगी। नूरलैन खबरदार, जो आपने एक शब्द भी और कहा, इस कमरे से बाहर कदम रखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या चाहती हैं, क्या हैं आप कि आपके साथ वही सलूक किया जाए जो वनी में आई हुई औरत के साथ किया जाता है? अगर आप पे भरोसा किया है तो बेहतर होगा इस भरोसे को कायम रखें, बजाय इसके कि आप अपने शौहर का तमाशा बनाती फिरें। कामयार का लहजा पहली बार साथ हुआ था। मैं क्या किसी का तमाशा बनाऊंगी? तमाशा तो आपने मेरा बना के रख दिया है। आपने खुद कहा कि वो लड़की आपकी मंगेतर नहीं थी, फिर मुझे नाहक सज़ा क्यों देंगे आप? किस हक से क्यों रखेंगे यहाँ? नूर ने ज़िद होते हुए पूछा। क्यों रखूँगा? क्योंकि अब आप मेरे निकाह में हैं, और हक़ की तो बात ही ना करें। निकाहनामे दस्तखत कर और कबूल है कहकर आपने खुद अपने तमाम हकूक़ मेरे नाम किए हैं। ये और बात है, मैं आपसे अपना हक़ वसूल करने की बजाय आपको वक्त दे रहा हूँ, मगर शायद आप नहीं चाहती आपको वक्त या डील दी जाए। कामयार ने इसके और अपने दरमियान के तमाम फैसलों को पल में समेटा और इसे कलाई से थामे इसकी आंखों में आंखें डालकर आखिरी बात पे जोर देता बोला। नूर की जान पल में ही हवा हुई। छोड़े मुझे। वो नज़रें चुराती अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश में हलकान होने लगी। चाहे चेंज करें और रिलैक्स हो जाएं। मिसेज कामयार खानज़ादा, इन बातों के लिए तमाम उम्र पड़ी है। अभी इन बातों में ना उलझें तो बेहतर है। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। कामयार ने इसकी कलाई छोड़कर इसका थपथपाया तो वो लर्ज़ के 2 कदम पीछे हट गई। नूर की इस अदा पे कामयार हल्का सा मुस्कुराया। इसे यूँ मुस्कुराते देखकर फिर वो मज़ीद वहाँ रुके बिना तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मज़ीद वहाँ रुकती तो शायद वो शख्स अपने जज़्बात पे काबू ना रख पाता। ड्रेसिंग रूम में नूर की ज़रूरत का सामान मौजूद था। वो हैरान थी कि इस शख्स ने इसकी आमद से पहले ही ये सब कैसे किया। इसने इन तमाम कपड़ों को उल्टे-पुल्टे इनमें से एक सादा सा जोड़ा निकाला और एक फ़्रेश होकर चेंज की, तो तबीयत कुछ बेहतर महसूस होने लगी, वरना तो इस शख्स की पहेलियों ने इसे उलझा के रख दिया था। वो मुसलसल सोचों में ही गुम थी और इन्हीं सोचों के साथ जब कमरे में कदम रखा तो इस शख्स को अपना मुंतज़िर पाया। नूर ने नज़रें चुराते हुए बेड से तकिया उठाया, काउच की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि कामयार ने इसकी कलाई थाम ली। इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। नूर के गले में गिल्टी अबर के मौदम हुई। आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? खुद में हिम्मत मुजतमा किए इसने रूह मोड़े बिना
तन के कहा, शायद आप बोल रही हैं कि मैं आपका शोहर हूँ, तो मोहतरमा याद दिलाता चलूँ आप पे हक रखता हूँ। मुझे मजबूर मत करें कि मैं टिपिकल मर्द बन के आपको ट्रीट करूँ। कामयार की बात पे नूर के लब लर्जे, मगर वो कुछ कहती इससे पहले ही कामयार फिर से बोल पड़ा। खैर, आप रिलैक्स होकर यहाँ सो जाएं। मैं जानता हूँ कि आप जिस फेज से गुजर रही हैं, फ़िलहाल आपके लिए ये सब कल कबूल करना आसान नहीं है, और ये भी जानता हूँ कि आपको वक्त चाहिए इस रिश्ते को कबूल करने के लिए। सो वक्त मैं आपको दूंगा, मगर मैं इन दुनिया का किसी तौर भी कायल नहीं हूँ। कामयार ने इसे अपनी और खींचा तो इसके पहलू में आन गिरी, और यही इसका जवाब दे गया। हाथों में मुँह छुपाए वो सिसकने लगी थी। ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, बनी होकर तो आ गई थी, मगर खुद में इतना ज़र्फ कहाँ से लाती नूरलैन। कामयार इसे यूं रोते देख कर घबरा सा गया। इसकी तो जैसे जान पे बन आई। इसे लगा इसने कुछ ज़्यादा बोल दिया। प्लीज़ रोना बंद करें, मैं मजाक कर रहा था। कामयार ने चेहरे से इसके हाथ हटाने चाहे, जो बेदर्दी से इसने झटक दिए। नूर, प्लीज़ रोना बंद करें, वो इल्तिजाई अंदाज में बोला, मगर नूर पे कोई असर ना हुआ। वो कुछ सोचते हुए वहाँ से उठ गया और अगले ही पल कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो खाने की ट्रे लिए कमरे में लौटा तो अब भी इसी हालत में बैठी थी। पानी पिए। अब की बार इसके धुतकार के बावजूद इसने ज़बरदस्ती इसके हाथ चेहरे से हटाए हुए इसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया, जो इसने सू-सू करते लर्ज़ते हाथों से थाम लिया। कामयार ने साइड टेबल से टिश्यू बॉक्स उठाया और फिर टिश्यू निकालकर इसके आंसू से चेहरा साफ करने लगा। वो नज़रें झुकाए खामोश बैठी, अब भी सिसक रही थी। खाना खा लें और आराम से सो जाएं। वो ट्रे इसके सामने खसकाते हुए तकिया उठाकर कोच की जानिब बढ़ गया। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो उठी और बिना खाने को हाथ लगाए ट्रे को मेज़ पर रख दिया। इस शख्स की जानिब देखा जो आंखें मूंद लेटा हुआ था। वो भी खामोशी से आकर बेड पर लेट गई और एक बार फिर सोचों का गालिब तारी हो गया, क्योंकि नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाबा जान, आपने क्यों इस धोखेबाज शख्स की बात पे यकीन करके नूर को इसके साथ रुखसत किया? मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस लड़की को नहीं जानता था। ये ज़रूर इस कामयार खान की ही कोई चाल थी। अरबाज को नूर की शादी के साथ साथ इसके हिस्से की जायदाद का भी हाथ से जाने का दुख था। जब भी वो आलियान खान से बहस कर रहा था, जिन्होंने नूर की रुखसती तक इसे कमरे में बंद रखा था, अब कमरे से निकलते ही वो सीधा इनके पास चला आया था। खामोश रहो अरबाज, अभी तो हम इस बात को खोज लगा रहे हैं कि धोखा इसने हमें दिया है या तुमने। आलियान खान ने इसके बात के जवाब में गुस्से से कहा, क्या मतलब है बाबा जान इस बात का? मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरबाज खान ने बेयकीनी से इन्हें देखा। यही बात तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अरबाज। वो दुख से बोले, बाबा हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। अगर आप इस लड़की की बात कर रहे हैं तो बाहुदा मैं इसे नहीं जानता था। अरबाज ने बेबसी से कहा, क्योंकि सरदार आलियान खान इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। जानता हूँ, वो मुख्तसर बोले। तो फिर क्या बात है? अरबाज ने इनके पुरसोच अंदाज पर सवाल उठाया। अरकमान का जब एक्सीडेंट हुआ था, इस वक्त तुम कहाँ थे? वो सीधा मुद्दे की बात पे आए। इस वक्त लॉन्ज में इन दोनों की बीवियाँ और बेटी भी इनके साथ मौजूद थी। इनके इस सवाल पर सब ठटक गए। अरबाज का रंग फक हुआ, मगर खुद को कंपोज करते हुए बोला, मैं हवेली में ही था बाबा। क्यों? अब की बार वो नजरें चुराते हुए बोला, अरकमान को हरी काल तुमने ही की थी। वो अरबाज को तेज़ नज़रों से देखते सवाल पूछ रहे थे। मैं नहीं तो मैंने इसे कॉल नहीं की थी। अरबाज ने मुकरने की कोशिश की, मगर इसकी हकलाहट से वाज़िया हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। तो तुमने रघमान को कॉल करके हवेली से बाहर नहीं भेजा था, ये कहकर तुम मुसीबत में हो, तुम्हें कामयार के गार्ड्स ने घेर लिया है और तुम छुपे हुए हो। अरमान तुम्हें आकर बचा ले। हाँ। आलियान खान की आंखें गुस्से और गम की शिद्दत से लाल हो रही थी। अरबाज खान हक दक इन्हें देख रहा था कि आखिर इन्हें ये सब कैसे पता चला। तुमने ही इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे ना? फिर हवेली में अपने कमरे में बैठे बैठे तुमने जानबूझकर इसे फ़ोन करके झूठ कहा ताकि इसकी जान ले सको, और इल्ज़ाम भी तुम पर ना आए और ना ही किसी को शक हो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम सब ने इस एक्सीडेंट और जवान बेटे की मौत को फ़कत हादसा समझा, जबकि तुमने मेरे बेटे के कत्ल का मंसूबा बनाया। क्यों अरबाज, क्यों? वो उठ खड़े हुए और अरबाज के मुंह पे दर पे कई थप्पड़ झाड़ दिए। तायरा तो हैरत से मुंह के हाथ रखे रोती जा रही थी। हाँ, मैंने सब किया, क्योंकि इस सब पर मेरा हक था बाबा। मैं नहीं चाहता था कि इसे सरदारी मिले, बल्कि मैं इसका वजूद इस हवेली में देखना ही नहीं चाहता था। इसने नूर को भी मुझसे छीन लिया, फिर सरदारी भी इसके हिस्से में आई, तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैंने वो सब किया क्योंकि मेरी माँ का और मेरा पहला हक था आप पर, इस जायदाद और सरदारी पर। फिर इसे कैसे लेने देता? अगले ही पल अरबाज फट पड़ा। इनकी तमाम बातों को जो इन्हें कामयार ने बताई थी, रद्द करने की बजाय सब कबूल कर गया। तुम ये सब ले लेते, मैं खुद तुम्हारी झोली में डाल देती, लेकिन तुमने इन हकीर चीज़ों के लिए मेरे बेटे की जान ही ले ली। क्यों अरबाज, क्यों? क्यों तुम अपने ही भाई की जान के दुश्मन बन गए? अरे वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें अपना छोटा भाई मानता था। क्यों तुमने इसके प्यार में कहीं कोई कमी देखी? फिर क्यों तुम इतने खुदगर्ज बन गए कि इन हकीर चीज़ों की खातिर इसकी जान ही
के दुश्मन बन गए। अब बताओ मैं कहाँ से लाऊं अपने बेटे को? इसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। ये सब ले लो, खुदा के लिए मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। ताहिरा बेगम हज़ियाती कैफियत में बोलती जा रही थी। वो रोते हुए इसके सीने पर थप्पड़ मार रही थी तो कभी इल्तिजाएं कर रही थी, और यही अरबाज को अपनी गलती का शिद्दत से अधिकार हुआ। आखिर वो क्या कर बैठा है? इसने नम आंखों से ताहिरा को अपनी बाहों में समेटा। वाकई उन्होंने अपने बेटे और अरबाज में कभी कोई फ़र्क नहीं किया था, और बदले में इसने क्या किया था? इनके लहते जिगर का मौत की घाट उतार दिया। खुद अर्गमान भी तो इसके लिए साहिबान जैसा था, फिर वो इतना अंधा कैसे हो गया? मुझे माफ़ कर दे बाबा जान, बड़ी अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों की माफ़ी चाहिए। मुझे अब एहसास हुआ कि खुद अपने हाथों से क्या गवा बैठा हूँ। मैं कितना बुरा हूँ। अरबाज को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो आलियान खान और ताहिरा बेगम के कदमों में गिर गया। कसूर सिर्फ अरबाज का नहीं, बल्कि असल कसूर तुम्हारा है, जिसने इसके जहन में ये जहर भरा। मैंने सोचा था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझसे नहीं, बल्कि मेरी जायदाद से मोहब्बत करती थी, और इस पैसे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने मेरी औलाद को ही आपस में एक दूसरे से मुतनफ़्फ़र कर दिया। बाकी मानत ज़िंदगी अब मेरी मुश्किल भी देखने को तरसोगी आयशा, क्योंकि जो तुम दोनों माँ बेटे ने किया है, इसकी सज़ा तो तुम दोनों को ज़रूर मिलेगी। और फिर आलियान खान ने मुलाज़मिन को कहकर इन दोनों माँ बेटों को लाल हवेली में बने तहखाने में डलवा दिया, जो अरसा दराज से वीरान पड़ा था और इसी मकसद के लिए बनाया गया था, यानी गद्दारों के लिए। और वह दोनों भी अपने अंजाम को पहुँच गए थे। आयशा ने शोर मचाया, माफ़ियाँ मांगी, जबकि अरबाज अब खामोश था और ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार था, इसलिए चुपचाप मुलाजिम के साथ चल पड़ा। हुरिया ने भी माँ और भाई की सिफारिश की, मगर आलियान खान अपने जवान बेटे का खून इतनी आसानी से कैसे बख्श देते? तारा बेगम सदमे से गश खाकर गिर गई थी। आलियान खान इन दोनों को अंजाम तक पहुंचाते ही इन्हें अपनी बाहों में उठाए कमरे में ले गए। पीछे लॉन्च में हुरिया अकेली बैठी सिसकती रह गई। आलियान खान ने डॉक्टर को बुलवाया। सरदार साहब, बेगम साहिबा गहरे गहरे सदमे का शिकार हैं, इनका खास ख्याल रखें, इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है। कुछ दवाएं लिख कर दे रही हूँ, इन्हें बाकायदगी से दें और इनकी खुराक का भी ख्याल रखें, डॉक्टर ने कहते हुए दवाइयों वाला पर्चा इनकी तरफ बढ़ाया, और फिर मुलाजमा के हमरा कमरे से निकल गई। पीछे आलियान खान अपनी बेगम की तरफ देखकर गहरी सांस भर के रह गए, और आज इन्हें भी अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि काश वर्षा को इस हवेली में ब्याह कर ना लाते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब पछताते क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। रात सोचो का ताना बाना बुनते कब नूर की आंख लगी, इसे कुछ इल्म नहीं था। वो उठी तो साफ थकन का शिकार थे। दानिस्ता तौर पर पहली निगाह काउच पर डाली, जहाँ वो शख्स फ्रेश होकर बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ था। सुबह बखैर, इसने अखबार से नजरें हटाए बगैर कहा। नूर ने जवाब देने की बजाय निगाहों का जाविया बदला और जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त करती बेड से उतरने लगी। अभी वो जूते पहने 2 कदम ही चली थी कि चकरा के गिरने को थी, जब कामयार सरियत से आगे बढ़ा और इसे अपनी मेहरबान बाहों के हिसाब में ले लिया। सर को थामे इसने खुद को कामयार की बाहों में झूलते पाया तो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने लगी, मगर कामयार ने इसे बाजू में भर के वापस बेड पे लिटा दिया। खाने से जिद नहीं लगाते मोहतरमा, देख लिया अपने लापरवाही का नतीजा। कामयार ने इसके दोनों अतराफ में तकिए पे हथेली जमाए झुकते हुए सरगोशी की, तो नूर ने खौफ से आंखें मोड़ ली, क्योंकि फ़िलहाल इस इजाज़ की हिम्मत नहीं थी अब मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से हिलना भी नहीं, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे तनबिया करते वो मुस्कुरा के पीछे हट गया। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, वो नाराज़ी से कहती रूह फेर गई। कामयार ने इसकी बड़बड़ाहट मानो अनसुनी थी, मगर इसका जवाब गहरी मुस्कुराहट से देता कमरे से बाहर निकल गया। फिर फ़ौरन ही ड्राइवर को भेजा कि वो लेडी डॉक्टर को हवेली ले आए। इसके तबीयत का सुनकर कामयार की दादी जान तो फ़ौरन ही इनके कमरे में पहुंच गई। ये क्या हालत बना ली है मेरी गुड़िया ने अपनी, कैसी जर्द रंगत पड़ गई है, कहीं तेरी इस हालत का जिम्मेदार मेरा पोता तो नहीं? बता बेटा, मैं अभी इसके कान खींचूंगी। होगा कहीं का सरदार, लेकिन मैं भी इसकी दादी हूँ। दादी के सवाल पर नूरुलैन तो शर्म से सुरख पड़ गई, क्योंकि कामयार भी कमरे में ही मौजूद था, जो दादी की बात सुनकर बस मुस्कुराहट दबा के रह गया। कामयार, ये क्या किया है तूने बच्ची के साथ? नूर की खामोशी पे फ़ौरन कामयार से सवाल करना हुई। आपके ख्याल में वनी में आई औरत के साथ और कैसा सलूक किया जाता है, या आप भी अच्छे से जानती हैं? कामयार ने संजीदा लहजा अपनाते इनके शक को मजीद हवा दी, तो नूर जवाबन सख्ती से आंखें मूंद गई। ये वनी होकर नहीं आई, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो। वो तो महज एक ड्रामा था इसे यहाँ लाने के लिए। तुम अच्छे से जानते हो कि ये मेरी अफशीन की निशानी है। कितना तरसी हूँ मैं इसकी सूरत को देखने के लिए, और तुमने एक रात में ही बदन से इसका सारा खून निचोड़ कर रख दिया। खबरदार जो अब इसके साथ किसी किस्म की सख्ती का काया, मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगी, फिर अकेले कमरे में बैठ के मच्छर मारते रहना। दादी तो फ़ौरन ही धमकी पे उतर आई थी। ये मेरी बीवी है और मेरा जो जी में आएगा वैसा सलूक करूँगा। वो भी कहाँ बाज आने वाला था। तो तुम चाहते हो कि मैं इसे इस कमरे से ले जाऊँ? दादी ने अब्रों में
चढ़ाते इसे देखा। मेरी इजाज़त के बगैर ये इस कमरे से कदम भी बाहर निकालेगी तो इसकी टांगें तोड़ दूंगा, कामयार ने सख्त लहजे में कहा। तो दादी ने जवाबन नूर को देखा, जो हकदंग ये तमाशा देख रही थी। वो दादी को तंग कर रहा था और वो ये सब सच समझ रही थी। चल बेटा उठ, तो चल मेरे साथ। उन्होंने नूर को मुहतब किया। वो बेशुक्र का कलमा पढ़ती नकाहत के बावजूद उठ बैठी। खबरदार, जो तुम यहाँ से हिली भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामयाब भी इसकी हैरान फुर्ती पे हैरान हुआ था। जब भी दांत पीसते शहादत की उंगली उठाई से आंखें देखते बोला। इसने बेबसी से दादी की तरफ देखा कि अच्छी भली इस कमरे से और इस शख्स से जान छूट रही थी। कौन रोकेगा इसे? दादी इसके आगे तन के खड़ी हो गई। मैं रुकूंगा और कौन रोकेगा? जिससे इसका निकाह हुआ है। रुखसत ये मेरे साथ होकर आई है, इसलिए रहेगी भी मेरे साथ। कामयार भी दादी को चढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। अभी इनका ये ड्रामा तवील पकड़ता कि डॉक्टर नाजिश मुलाजमा और कामयार की वालदा मरीना बेगम के हमरा अंदर दाखिल हुई। इनके सलाम का जवाब देते ही कामयार कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे के बाहर ही खड़ा था जब अंदर से डॉक्टर का बुलावा आया। जी डॉक्टर। कामयार ने अंदर आते ही नूर की जानब देखते डॉक्टर से कहा, सरदार साहब मुबारक हो, आपकी बीवी हामला है। डॉक्टर की बात पे नूर की निगाहें ही कामयार की जानब उठी थी, जो इसे ही देख रहा था, मगर इसके चेहरे के तासुरात से वो कुछ भी आहाज नहीं कर पाई कि वो क्या सोच रहा है। फिक्र की कोई बात नहीं, बस इनकी खुराक का खास ख्याल रखें। कुछ दवाएं लिख कर दे रही हूँ, ये बाकायदगी से इन्हें दें और इन्हें एक बार मेरे क्लिनिक ले आएँ ताकि मैं इनका मुकम्मल चेकअप कर सकूँ। डॉक्टर तो अपनी बात कहकर मुलाजमा के हमरा बाहर से जा चुकी थी, मगर मरीना बेगम तो जैसे अब तक सकते में थी। कामयार वो दुख से इतना ही बोल दी थी, अम्मा जान आप नूर को गलत मत समझें प्लीज़। इसकी शादी अरगमान से हुई थी और ये बच्चा भी इसी का है। इसने नूर के पाकीज़ा किरदार की गवाही दी थी। मरीना बेगम कामयार की शादी अपनी बांजी से कराना चाहती थी, मगर दादी जान की ख्वाहिश थी कि अफशीन की बेटी ही इस घर में बहू बनकर आए। दुश्मनी की वजह से इन्हें डर था कि सरदार अलियान खान कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे। तभी कामयार की ये चाल चलनी पड़ी, मगर मरीना बेगम इस बात से लाइलम थी कि वो एक बेवा औरत है। क्या तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुमने तो कहा था वो रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए तुम इसी तरह रोसत करके ले आए हो। अब ये क्या नया तमाशा है? मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकती, जिसकी कोख में दुश्मन की औलाद पल रही है। इसे अभी इसी वक्त इस हवेली से चलता करो। मरीना बेगम तो यह खबर सुनकर गोया पागल होने को थी। अम्मा जान प्लीज़, क्या हो गया है आपको? कामयार इनकी बात सुनकर गुस्से से गोया हुआ। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये अब इस हवेली की इज्जत है, हमारे कामयार की बीवी है। कामयार के बोलते ही दादी जान भी नूर की हमायत में बोल उठी। अम्मा जान आप भी इसके साथ मिली हुई हैं। भूल गई कैसे आपका बाप अफशीन को वरगला कर अपने साथ ले गया, आपकी बेटी को आपसे दूर कर दिया। आप शायद भूल गई होंगी, मगर मैं नहीं भूली। मेरा शोहर इज्जत जाने के गम और जंग हंसाई की वजह से दिल का दौरा पड़ने से मुझे बेवा और मेरे मासूम बच्चे को यतीम कर गया। फिर कैसे इस लड़की की कोख में पलने वाले बच्चे को कबूल करूं? कामयार, या तो इस लाल हवेली छोड़ाओ या इस बच्चे को ख़त्म कराओ। मरीना बेगम अपना फैसला सुनाती वहाँ से तन फन करती निकल गई। कामयार बेटा, तुम नूर का ख्याल रखो, मैं मरीना को समझाती हूँ। दादी जान भी कमरे से रुखसत हो गई। नूर अब तक नज़रें झुकाए बैठी थी, जैसे इससे कोई गुनाह जद हो गया हो। फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। कमरे में ही आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ, नाश्ता करके आराम करें। कामयार ने इसकी जानब देखकर कहर बाहर निकलने को था, जब नूर बोली, आंटी ठीक कह रही हैं, आप मुझे लाल हवेली ही छोड़ आएँ। इसने नूर की बात पे मुड़ के इसे देखा। खबरदार, जो अब ऐसा कोई ख्याल भी जहन में लाई तो सांस खींच लूँगा। वो बेसाता ही पलटा, बिना सोचे इस पे झुका और इसकी सांसों को अपनी सांसों में मुद्गम कर गया। कुछ पल बाद वो दूर हुआ तो नूर, जो इस अचानक अफादात के लिए तैयार नहीं थी, वो तो साकत सी बुत बनी पटी पटी आंखों से शख्स को तके जा रही थी, जो पल में ही इस पे हक मालियत जता गया था। इससे पहले कि वो गुस्से का इजहार करती, वो फिर से गोया हुआ, अब यहाँ से जाने की बात की तो इससे भी बुरा पेश आऊँगा। इसका रुखसार थपथपाते वो बहुत कुछ बावर करवाता वहाँ से जा चुका था, जबकि वो पीछे से न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाजती चले गई। कुछ दिन हमेशा से गुजर गए। हालांकि इस रोज़ के बाद इसे हवेली के लोगों में एक तनाव सा था। कामयार इसके चेकअप के लिए इस क्लिनिक ले गया। फिर इसने नूर का ख्याल रखने के लिए एक मुलाजमा मुहतस कर दी, जो शाम तक हम वक्त इसका ख्याल रखती। इसके बाद वो खुद ये ड्यूटी अंजाम देता, मगर वो कामयार इसकी रोज़ वाली हरकत से अभी भी अकड़ी अकड़ी रहने लगी थी। इसकी तमाम नवाजिशात को झटक देती और बदले में खामोशी अख्तियार कर लेता। दादी भी रोज़ इसके पास आ जाती, इससे ढेरों बातें करती, इसका दिल कामयार की तरफ से साफ करने की कोशिश करती, मगर इसकी नफरत में कोई कमी नहीं आई थी। वो आज शिकार के लिए निकल रहा था जब मरीना बेगम इनके कमरे में आन दम की। मेरा बेटा तुम्हें दुश्मन की औलाद के साथ बर्दाश्त कर सकता है, मगर मैं नहीं। निकल जाओ उस हवेली से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफ़ा हो
जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से और मुड़ के कभी यहाँ दोबारा मत आना। मरीना बेगम ने इसे बाजू खींचकर बेड से उतारा और गुस्से से फटकारा। मुलाजिमा पास ही सर झुकाए खड़ी थी। नूर ने मदद तलब नजर से इर्द गिर्द देखा। दादी की आज तबीयत ठीक नहीं थी, वो दवा लिए कमरे में सो रही थी। इसी बात का फ़ायदा मरीना बेगम उठा रही थी। बेटा भी घर पर मौजूद नहीं था। सोचा अच्छा मौका था इस हवेली से निकालने का। वो शिकार पे गया है जिसे तेरी निगाहें तलाश कर रही हैं और अम्मा जान अपने कमरे में सो रही हैं, इसलिए आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। अपनी औलाद की सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जा। मरीना बेगम फिर से घर आई। इनकी आखिरी बात पे नूर ने चादर ओढ़ी और खामोशी से वहाँ से चल दी। इस मुलाजमा ने जो कामयार ने नूर के लिए मोहतज की थी, चुपके फ़ोन करते कामयार को सारी बात बता दी। जब भी वो शिकार पर जाने की बजाय रास्ते से ही पलट आया था और हवेली जाने की बजाय इसने गाड़ी लाल हवेली जाने वाले रास्ते पर डाल दी थी। फिर सामने एक कच्ची सड़क पे इसे नूर जाती दिखाई दी। किसकी इजाज़त से आपने हवेली से बाहर कदम निकाला? गाड़ी से निकलते इसने नूर की कलाई में दर्ज लहजे में पूछा। इसे अम्मा जान पे तो गुस्सा था ही, उन्होंने नूर को हवेली से निकाल दिया था। इससे भी ज़्यादा गुस्सा इस लड़की पे था जो चुपचाप इनकी बात मानकर हवेली से निकल आई थी। छोड़े मुझे, आपकी अम्मा जान हवेली बदर किया, अब आप यहाँ खड़े मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो भी बदले में गुस्से से चलाई। उन्होंने निकाला और आप निकल गई। वो हदूब, इतनी फर्माबरदारी अपने शौहर की होती तो क्या ही बात थी। खैर अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं और तमाशा न बनाएं, वरना मेरा दिमाग घूमने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कामयार ने गाड़ी की तरफ इशारा करते इसे बैठने को कहा। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वो भी ज़िद पे अड़ गई, मगर कामयार के गुस्से के आगे आज इसकी ज़िद नहीं चलने वाली थी। जब भी वो दूसरी बात किए बगैर आगे बढ़ा और इससे अपनी बाहों में भर लिया। फिर इसके लाख एहतजाज के बावजूद इसे गाड़ी में ला बिठाया और गाड़ी को वापस हवेली के रास्ते पर डाल दिया। मैंने कहा ना, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपको क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही? नूर गाड़ी में बैठते ही फिर से चलाई। कामयार जानता था कि अभी वो गुस्से में है, इसकी किसी बात से शांत नहीं होगी, इसलिए इसने खामोशी अख्तियार रखी। वो भी कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद खामोश हो गई तो कामयार इसे कन आंखों से देखते मुस्कुरा गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी नूर को हवेली वापस लाए हुए, जब कामयार नूर को अपने कमरे में छोड़कर गुस्से से मरीना बेगम के कमरे में दाखिल हुआ। नूर कहाँ है? इसने आते ही माँ से सवाल किया। लाल हवेली वापस चली गई है और अब नहीं आएगी, ना ही तुम इसके पीछे जाओगे, मरीना बेगम ने शफाकियत से कहा। वो अभी इसी बात से अनजान थी कि इनका बेटा इसे वापस भी ले आया है। वो नूर के कमरे में छोड़कर माँ के पास आया था, मगर वो भी दबे कदमों अपने कमरे से निकलकर इसके पीछे ही चली आई थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इन दोनों माँ बेटे में झगड़ा हो या किसी किस्म की तल्ख कलामी हो। हकीकत में तो वो इसलिए इसके पीछे आई, मगर कामयार के गुस्से को महसूस करते कमरे के दरवाजे के बाहर ही रुक गई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मा जान। खैर अब तो मैं इसे वापस ले आया हूँ, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। इनकी हरकत पे अफसोस करते आखिर में वो इन्हें तनबिया कर गया। कामयार मैं इसे इस बच्चे के साथ इस हवेली में नहीं रहने दूंगी। तुम कैसे किसी और के खून को अपनी हवेली में जगह दे सकते हो, इसे पाल सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते वो तुम्हारे दुश्मन की औलाद को जन्म देने वाली है? मरीना बेगम तो नूर की वापसी पे मजीद आग बगोला हो गई थी। अम्मा जान, नहीं है वो मेरा दुश्मन की औलाद, बल्कि वो मेरे दोस्त की औलाद है। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सरदार अलियान खान का बड़ा बेटा अरगमान खानज़ादा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने शहर में एक ही यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अब जानती हैं, इस शख्स ने मेरी जान बचाई, इसका एहसान है मुझ पर। फिर कैसे आज मैं इसकी औलाद को ख़त्म कर दूँ? कामयार बात करते करते जज्बाती हो गया था। इसकी बात पर मरीना बेगम बिल्कुल खामोश खड़ी थी। दरवाजे के बाहर खड़ी नूर भी साकत रह गई। आप तो जानती हैं, मैं शुरू से ही गार्ड्स को अपने साथ रखने के हक़ में नहीं था। वजह यूनिवर्सिटी में आम तालिब इल्मों की तरह तालीम हासिल करना थी। एक रोज़ मैं हॉस्टल से निकला कि अपने लिए कुछ खरीदारी कर सकूं। फिर बैंक से पैसे निकलवा कर मैं जैसे ही निकला, गाड़ी तक पहुंचते ही चंद लोगों ने मुझे घेर लिया। मुझसे सारा कैश, मोबाइल, वॉलेट सब छीन लिया। मैंने गुस्से में एक लड़के को धक्का दिया और इसके चेहरे से जैसे ही निकाब हटा तो उन्होंने रिवॉल्वर तान ली। इससे पहले कि वो मुझे पे फायर करते अरमान के गार्ड ने घेर लिया। फिर ना सिर्फ इन्हें पुलिस के हवाले किया, बल्कि मेरी तमाम चीज़ें मुझे लौटाते मेरी जान बचाने के बाद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो मैंने फ़ौरन थाम लिया। अगर इस दिन वो वहाँ ना पहुँचता तो शायद आज आपका बेटा जिंदा सलामत ना होता। फिर कैसे अम्मा जान, कैसे मैं इसकी औलाद की जान लूँ? वो अपने दोस्त को याद करते गमगीन हो गया था। मरीना बेगम की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। नूर की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। धीरे धीरे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर मुझे पता चला कि वो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, लेकिन हमने कसम खाई कि हम इस दुश्मनी को मजीद हवा नहीं देंगे, बल्कि दोनों सरदारी संभालते ही एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अफशीन पुप्पो अपनी मर्ज़ी से अंकल की मोहब्बत में इनके साथ गई थी। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं कि ख़ानदान दुश्मनियाँ पाल के अपनी नस्लों को इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ाते रहें। और बाबा जान की मौत कुदरती थी, इस पे हम किसी को दोष नहीं दे सकते। कामयार ने बात आगे बढ़ाई तो मरीना बेगम के रोने में रवानी आ गई। नूर भी बाहर खड़ी बेआवाज़ आंसू बहाती जा रही थी।
मारा तो वो बेचारा गया और नाहक मारा गया, कामयार ने रंज से कहा। जिस दिन अरमान की दस्तार बंदी थी, इस सरदारी सौंपी जानी थी, इसी रोज़ इसके अपने ही भाई ने इसकी जान ले ली। कामयार की अगली बात पे नूर की आंखें बेयकीनी से और भी ज़्यादा खुल गईं और हाथ पेश आता ही लबों पे आन ठहरे। मरीना बेगम ने भी हैरत से आंखें फैलाए हुए कहा, क्या? जी अम्मा जान। अरमान के सौतेले भाई ने इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कराए, फिर इसे धोखे से हवेली से बाहर बुलाया कि मेरे बंदों ने इसे घेर रखा है, इसकी जान को खतरा है। अरमान इसकी मदद को जल्द पहुंचे। वो नादान भी अपने भाई के लिए बिना सोचे और किसी को बताए हवेली से निकल पड़ा। रास्ते में इसने मुझे फ़ोन किया कि अपने बंदों से कहो कि इसके भाई अरबाज को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैंने इसे बताया ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैंने तसल्ली के लिए अपने बंदों से पूछा तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा अरबाज ने अरमान से कहा। फिर मैंने लाल हवेली अपनी मुलाजमा कनीज़ को फ़ोन किया तो पता चला अरबाज हवेली में अपने कमरे में मौजूद है। मैंने फ़ौरन अरमान को कॉल करके बताया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। इसने जैसे ही ब्रेक लगाने की कोशिश की तब तक इसे सारी बात समझ आ गई। फिर वक्त ने इसे संभलने की मोहलत ही ना दी और वो हम सबको छोड़कर चला गया। फिर इसके जाने के बाद अरबाज ने नूर पे गंदी नज़र रखी। ये भी मुझे खनीज ने बताया कि वो कैसे इसे हरासा कर रहा था। मेरा बस चलता तो इस कमीने को जान से मार देता, मगर सरदार अलियान खान को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे कुछ भी करने से रोक दिया कि वो खुद इसे सजा देंगे। ऐसे में आप खुद ही बताएं, मेरे भाइयों जैसा दोस्त जिसे इसके भाई ने ही दगा दिया, अब मैं कैसे दगा दूं? मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि इस नूर को इस हवेली में अपनी बीवी बनाकर ले आऊं, यूं वो और इसका बच्चा महफूज हो जाएगा, क्योंकि कनीज़ मुझे नूर की तबीयत के बारे में बता चुकी थी। मैं इसे शादी से पहले ही इस कंडीशन के बारे में जानता था। तो अम्मा जान, अब इसे सहारा देकर बेसहारा नहीं करना था। कामयार ने तमाम राजों से पर्दा चाक कर दिया था, मगर अभी बहुत कुछ बाकी था जो नूर को जानना था। वो अभी भी बाहर बेयकीनी की हालत में खड़ी थी। कब दादी जान इसके पास गुजर कर कमरे में दाखिल हुई, इसे कुछ खबर नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो बेटे, मैंने वाकई इस बच्ची के साथ ज्यादती कर दी। मरीना बेगम रोते हुए बेटे के सीने से जा लगी। तो तुमने नूर से शादी महज हमदर्दी में और तरस खाकर की है? दादी जान ने कमरे में दाखिल होते ही कामयार से सवाल किया। नहीं। जवाब यकलफ्ज़ी था। फिर दादी ने भी यकलफ्ज़ी सवाल किया। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आपकी नवासी को पहली बार देखा तो दिल में तब ही समा गई थी। इसका पर्चा था जो रगमान दिलाने ले गया, मगर वहाँ पहुँचते ही रगमान को खबर मिली कि इसके बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वो नूर को वहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। जब इसने मुझे फ़ोन करके बुलवाया, मुझ पर भरोसा किया, ये जानते हुए कि हमारे दरमियान पुरानी दुश्मनी है, इसने कहा मैं पर्चे के बाद नूर को हवेली तक छोड़ दूँ। अरमान का ये कदम मेरे दिल में इसकी कदर को बढ़ा गया। इस पगली ने तब एक बार भी निगाह उठाकर मुझे नहीं देखा था, वरना आज मुझे अपना दुश्मन न समझती। मगर मैं इसकी झुकी हुई निगाहों पे ही फिदा हो गया था। तब मैंने पहली बार आपकी नवासी को देखा तो इससे मोहब्बत कर बैठा और सोचा वक्त आने पर अगर अरमान से दिल की बात करूँगा, मगर ऐसा मौका ही नसीब ना हुआ। फिर दोबारा जब वो मुझे नज़र आई तब वो अरमान की बीवी बनकर इसके हमरा मेरे डेरे पे आई थी। फिर इसकी तरफ निगाह करना भी मुझे गुनाह लगा, लेकिन दोस्त के जाने के बाद नूर को अपना कर इसकी हिफाजत और अपनी मोहब्बत को अमर करना मुझ पे लाज़िम हो गया था। सो आपकी नवासी को अपने निकाह में लेकर हमेशा के लिए यहाँ ले आया। कामयार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। दादी ने ये सवाल जानबूझकर किया था ताकि नूर का दिल कामयार की तरफ से साफ़ हो जाए, और कामयार के जवाब पे पहली बार इसका दिल इस शख्स के लिए बेहतियात धड़का था। मगर अरमान के कत्ल की बात पे वो अब तक नीर बहाती बेयकीन थी। जब भी मज़ीद वहाँ रुके बिना तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर कामयार की बातों से बदगुमानियों के बादल छुट चुके थे। मरीना बेगम का भी दिल साफ़ हो चुका था। वो अपने किए पे नादाम होते पछता रही थी। दादी ने नूर के वहाँ से जाते ही कामयार को आंखों से इशारा किया, जो इस बात से अनजान था कि वो दरवाजे के बाहर खड़ी इसकी तमाम बातें सुन चुकी है। इसे रोते हुए वहाँ से जाता देख वो फ़ौरन ही इसके पीछे लपका। वो कमरे में आते ही बेड पर बैठकर हाथों में मुँह छुपाए ज़ारों की तार रोने लगी। नूर, नूरुलैन। कामयार कमरे में दाखिल होते ही इसे पुकारते इसकी सिमत बढ़ा। प्लीज़ नूर, खुद को संभालें, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। कामयार ने नूर के पास बैठते ही इसे अपने सीने में बेंच लिया। वो इसकी कमर से हिलाते बहुत मोहब्बत से बोल रहा था, यूँ जैसे इसके सारे दर्द समेट लेगा। नूर को भी आज एक सहारे की ज़रूरत थी। जब इसे दुत्कारे बिना इसकी पनाहों में अपना गम हल्का करने लगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अरबाज ने? वो आधी बात कहते ही फिर से सिसक उठी थी। मेरी सरदार साहब से बात हुई थी, वो दोनों माँ बेटा अब तहखाने में डलवा दिए गए हैं। इस कैद तन्हाई में अपने किए की सज़ा काटेंगे। कामयार ने इसे तसल्ली दी कि वो अपने अंजाम को पहुँच गया है। बस अब रोना नहीं। कामयार ने नूर को खुद से जुदा करते इसके आंसू पूंछे, फिर अपने लब इसके पेशानी पे रख दिए। वो लरसते हुए आंखें मूंद गई, मगर आज कोई एहतजाज नहीं किया। कामयार के दिल में भी सुकून सा उतर आया, क्योंकि सच्चाई जान लेने के बाद नफरत की दीवार गिर चुकी थी। अब इसे वहाँ अपनी मोहब्बत का महल तमीर करना था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। तमाम सच्चाई जान लेने के बाद वो बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। कामयार पहले की तरह इसका ख्याल रखता था। वो नूर के कहने पे इसे रगमान की कब्र पर भी ले गया, जहाँ दुआ के बाद रोते रोते
اس نے اپنا دل کا سارا غبار نکال دیا تھا۔ اس کے خاموش اور اداسی کو بامتے ہوئے کامیار نے گاڑی کا رخ لال حویلی کو جانا موڑ دیا۔ تارا بیگم اور علیان خان دونوں ہی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی انہیں نور کی کنڈیشن کا پتہ چلا، ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ یہ جان کر بہت خوش ہوئے تھے کہ نور ان کے بیٹے کی نشانی کو اس دنیا میں لانے والی ہے۔ اس سے زیادہ خوش وہ اس بات پہ تھے کہ کامیار نے دشمنی کو ختم کر کے اچھے شوہر کی طرح نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اس کا اچھے سے خیال بھی رکھا، اور ارغمان کی اولاد کو بھی کھلے دل سے قبول کر رہا ہے۔ نور کو بھی یہ جان کر تسلی ہوئی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹا اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ دل کا بوجھ کم ہوا تو وہ کامیار کے ہمراہ حویلی لوٹ آئی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے جب لال حویلی سے خبر آئی کہ عائشہ بیگم اس تہھانے میں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دفن ہوتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ان کی موت نے ارباز کو بھی بالکل سدھار دیا تھا۔ وہ آج اپنے گناہوں پہ کل سے زیادہ نادام تھا۔ سب سے معافی مانگتے وہ جانے کہاں چلا گیا تھا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ دوسری طرف حویلی میں دادی اور منینا بیگم اب نور کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ یوں دن گزرتے چلے گئے اور اس نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ علیان خان اور تارا بیگم بھی خبر سنتے ہی اسپتال پہنچ گئے تھے۔ پھر اس ننھی جان کو ہاتھوں میں لیے تارا بیگم تو رو پڑی۔ علیان خان کو بھی اس میں بیٹے کا عکس نظر آیا تو نم آنکھوں سے مسکرا گئے۔ کامیار نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کروائی، ان دونوں ماں بیٹے کی سلامتی کے لیے خوب صدقہ خیرات کیا۔ وہ آج بہت خوش تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹا بالکل ٹھیک ہیں اور ہسپتال سے حویلی لوٹ آئے تھے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا تھا۔ بچے سے بھی یوں پیار کرتا، اپنائیت کا اظہار کرتا جیسے وہ اس کی اپنی ہی اولاد ہو۔ نور کا دل بھی کچھ نرم پڑنے لگا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ اپنے مرحوم شوہر کا غم بھلانا تیرے لیے مشکل ہے اور نئے مرد کو زندگی میں قبول کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، مگر آج نہیں تو کل تجھے یہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ خدا کو گواہ بنا کر تو نے کامیار کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ پھر دل سے قبول نہ کر کے کیوں گناہگار ہوتی ہے؟ وہ تجھے اتنی عزت اور امان دے رہا ہے، تیری اولاد کو قبول کر رہا ہے، پھر تو کیوں اسے دھتکارتی ہے؟ رب بھی ناراض ہوگا جب یوں بار بار اس کا دل توڑے گی تو۔ اپنے محسن کو دھتکارتے نہیں ہیں بلکہ اس کی قدر کرتے ہیں، دادی جان نور کے پاس بیٹھی سے سمجھا رہی تھی۔ وہ ان کے رشتے کی نوعیت کو اپنی زیر ایک نگاہوں سے پہچان گئی تھی۔ جب بھی اس پگلی کو سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ وہ جو خاموش ان سب کی باتیں سن رہی تھی، پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی اس شخص کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ تبھی کامیار کمرے میں داخل ہوا تو وہ پھر سے نظریں چنانے لگی۔ اب تو میری بات مان، ارغمان پوتر کو اس کی دادی کے حوالے کر دے، وہ کتنی دفعہ تجھ سے اسے مانگ چکی ہے، اسے دے دے تاکہ اس کے اندر جو بیٹے کے جانے کا خلا ہے وہ پوتے کے ملنے سے کچھ تو کم ہو۔ تیرا کیا ہے، تجھے اللہ آتے سال پھر سے بیٹا دے دے گا، کیوں کامیار پوتر؟ دادی جان نے اپنی بات کہتے کامیار سے تصدیق چاہی۔ نور تو ان کی بات پر سرخ ہوتی نظر جھکا گئی۔ ہاں، اگر آپ کی نواسی راضی ہو جائے تو۔ کامیار کو بھی جیسے دادی جان کی تجویز پسند آئی تھی۔ بات پہ نور تو شرم کے مارے لال گلال ہوئی۔ لیکن میں یہاں کے بغیر کیسے رہوں گی نانی جان؟ جبھی وہ بات بدلتے بولی، بیٹا وہ لوگ کون سا زیادہ دور ہیں، جب کہیں گی میرا پوتا تجھے ملوانے لے جائے گا نا، اب تو اسے مجھے دے، میں خود اسے تارا کی جھولی میں ڈالتی ہوں، وہ نیچے بیٹھی انتظار کر رہی ہے، تو اب اسے میرے پوتے کے ساتھ دل بہلا، اسے وقت دے۔ دادی نے زبردستی یہاں کو پھر اس کے ایک بھی سنے بنا یہاں کو لیے وہاں سے نکل گئی۔ بیٹے کے جانے پہ اس نے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو صرف کچھ ہی فاصلے پر کھڑا اسے نہار رہا تھا۔ اداس کیوں ہو رہی ہو، میں لے آؤں گا یہاں کو واپس۔ وہ ہیراما چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ پھر یہاں کب لے آئے گا؟ کیا کہتی ہے محترمہ نور صاحبہ؟ کامیار نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑا اوپر کیا اور اس کی نگاہوں میں جاگتے محبت سے استفسار کرنے لگا۔ پہلی بار اس کے یوں مخاطب کرنے پہ نور کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ کامیار کے جذبات سے بھری آنکھوں کو تا دیر تک نہ اس کے بس میں کہاں تھا، وہ شرم سے سرخ پڑتی پھر سے نظریں جھکا گئی، گویا اس کی طرف سے خاموش اقرار تھا۔ ویسے بہت ستایا ہے آپ نے مجھے، اپنے حسن کے جلوے دکھا کر میرے صبر کا امتحان لیا ہے، آج میری باری ہے تو میں بھی گن گن کے بدلے لوں گا۔ کامیار نے نور کے دوپٹے کو اس سے جدا کرتے اسے پیچھے تکیے پہ گراتے کہا تو نور کی جان پل ہی میں ہوا ہوئی، دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دینے لگا۔ مجھے پتا ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے آپ کے نور کو تکلیف ہو۔ وہ کامیار کی بات پہ اندر سے خوفزدہ ہوتی منمنائی تو اس کی بات پہ کامیار خوشی سے سرشار اس بات میں سر ہلا گیا۔ بہت محبت سے اپنی محبت کو سمیٹوں گا۔ کامیار نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو اس کی گرم سانسیں نور کے روم روم میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ وہ آنکھیں میچ خود سپردگی کے عالم میں خود کو اسے سونپ چکی تھی۔ کامیار کا طویل انتظار آج ختم ہو گیا۔ آج ان کے ملن کی رات تھی۔ کامیار کے لیے وہ خاموش اشارہ گویا نور کی رضا بن گیا۔ پھر دوریاں مٹانے میں کیوں دیر کرتا؟ لائٹس آف کرتے ہوئے جذبات سے لبریز دل لیے اس کی جانب بڑھتا نور کی دھڑکنوں کو بھی پل میں ہی منتشر کر گیا۔ پھر رات کو گواہ بنا کر وہ دھیرے دھیرے اسے اپنی محبت کے چاپ چھوڑتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ وہ بھی آج پورے دل سے پور اس کی محبت میں نہاتی، اس کی محبتوں کو سمیٹتے ہوئے اس کی بن چکی تھی۔ کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔